नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी में। दोस्तों, आज हम बातचीत करेंगे महान गुप्त शासक समुद्रगुप्त के बारे में। हम समुद्रगुप्त की विजयों और उसके व्यक्तित्व के विषय में बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग के नाम से अभिहित किया जाता है। उसे क्लासिकल एज कहा जाता है, उसे श्रेणीय युग कहा जाता है। यानी कि गुप्त काल की जो रेटिंग है इतिहास में वो बहुत ही उच्च कोटि की है, बहुत हाई रेटिंग है। तो इस स्वर्ण युग की नींव रखने वाला यदि कोई व्यक्ति था तो वह समुद्रगुप्त ही था। तो हम समुद्रगुप्त के बारे में बातचीत करते हैं। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उपरांत गद्दी पर आया और उसके एक पदाधिकारी हर्षेण द्वारा लिखित एक प्रशस्ति उपलब्ध है, जो कि प्रयाग में एक अशोक स्तंभ के ऊपर उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति को प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के जीवन और उसके कार्यों के विषय में और उसके व्यक्तित्व के बारे में विस्तृत वर्णन हमें प्राप्त होता है। अशोक महान के बाद एकमात्र समुद्रगुप्त ही ऐसा शासक था जिसके बारे में हमें इतना विस्तार से, इतना ब्यौरेवार वर्णन प्राप्त होता है। मित्रों, इस अभिलेख की सहायता से हम समुद्रगुप्त की उन असाधारण सामरिक विजयों का वर्णन कर सकते हैं जिन्होंने गुप्त साम्राज्य की, शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य की नींव रखी। प्रयाग प्रशस्ति में इस बात का उल्लेख है कि चंद्रगुप्त ने भरे दरबार में समुद्रगुप्त को आलिंगन कर उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। संभवतः उस समय जब वो गद्दी पर आया तो उस समय थोड़ा उपद्रव हुआ हो, कुछ उपद्रव हुआ हो, और उसे हो सकता है कि अपने भाइयों के विद्रोह का सामना करना पड़ा है। समुद्रगुप्त से मिलते जुलते कुछ सिक्के हमें प्राप्त होते हैं जो संभवतः, जिसमें किसी राजा काच का नाम मिलता है जो संभवतः उसका बड़ा भाई रहा होगा, किंतु यह पूरी तरह से निश्चित नहीं है कि वो उसका बड़ा भाई था या नहीं था। जो भी हो, जो भी उपद्रव हुए होंगे, निश्चित रूप से अपनी योग्यता से समुद्रगुप्त ने उसे दबा दिया होगा। समुद्रगुप्त का शासनकाल विशेष करके उन विजयों के लिए प्रसिद्ध है जो उसने साम्राज्य के विभिन्न भागों में उत्तर से लेकर दक्षिण तक की थी। उसे प्रयाग प्रशस्ति में 100 युद्धों का विजेता बताया गया है और इस प्रशस्ति में उन सभी राज्यों की एक लंबी सूची दी गई है जिन पर समुद्रगुप्त ने विजय प्राप्त की थी। उत्तर भारत के अनेक राज्य, जिनमें 9 राज्य प्रमुख हैं, वो समुद्रगुप्त की साम्राज्यवादी नीति का शिकार बने और उन राज्यों को के राजाओं को परास्त करके उनको गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया। ये जो विजित राजा थे ये थे नागसेन, गणपति नाग, अच्युत, चंद्रवर्मन, रुद्रदेव, मातिल, नागदत्त, नंदिन और बलवर्मन। इसके अलावा समटट, कामरूप, नेपाल, डवाक का राज्य तथा कर्तिपुर जिसे आजकल हम लोग जालंधर के नाम से जानते हैं, करतारपुर जालंधर के राज्य, ये सब करद राज्य थे और समुद्रगुप्त को कर देते थे। सीमांत प्रदेश में ये कुछ राज्य स्थित थे। सीमांत प्रदेश में कहते हैं कि 9 जनजातीय राज्य थे जिनका उल्लेख किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में, जो कि समुद्रगुप्त के अधीन हो गए थे। अब वो राज्य थे मालव, अर्जुनायन, यौधेय, माद्रक तथा संकानिक जाति के क्षेत्र इत्यादि। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने अपनी विजय अभियान का प्रारंभ विभिन्न राजाओं को परास्त करके अपने राज्य में उनको मिलाते हुए किया। अब हम पूर्वी भारत की बातचीत करें तो पूर्वी भारत में समुद्रगुप्त के द्वारा अधिकृत क्षेत्रों के अंतर्गत दक्षिण पूर्व के निचले भाग को छोड़कर लगभग पूरा बंगाल उसमें शामिल था। इसकी उत्तरी सीमा हिमालय के फुट हिल्स, जिसे आप कहते हैं कि गिर मतलब पादों के साथ साथ चलती थी। साथ ही साथ जो है पश्चिमी सीमा पंजाब के मद्रों तक
फैली हुई थी। समुद्रगुप्त ने सारे 8 राज्यों को जीत लिया था। समुद्रगुप्त ने साम्राज्य विस्तार हेतु दक्षिण भारत पर भी आक्रमण किया और दक्षिण भारत के कम से कम 12 राज्यों को उसने परास्त किया, जिनकी सूची हमें प्रयाग प्रशस्ति में मिलती है। इन हारे हुए राजाओं की सूची इस प्रकार है: कोसल का राजा महेंद्र, महाकांतार का राजा व्याघ्रराज, पिष्टपुर का राजा महेंद्रगिरी, वेंगी का राजा हस्तिवर्मन, पालक या वेल्लोर का राजा उग्रसेन, कांची का राजा विष्णुगोप और एरंडपल का राजा दमन, देवराष्ट्र का राजा कुबेर, कौशल का राजा मंटराज और कोट्टर का स्वामीदत्त, अवमुक्त का नीलराज और कुस्थलपुर का राजा धनंजय। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि दक्षिण के 12 राज्यों को उसने विजित कर लिया था। समुद्रगुप्त अपने विजय अभियान में मध्य प्रदेश के पूर्वी और दक्षिणी भागों से होकर के गुजरा और उधर से गुजरते हुए वो उड़ीसा पहुंचा और वहां से पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ चलते हुए वह पल्लवों के राज्य तक पहुंच गया। तो समुद्रगुप्त ने इन राज्यों के शासकों को हराकर उन्हें करद राजा बनाया। यह उसकी बहुत बड़ी बुद्धिमानी की बात थी, क्योंकि उसे यह पता था कि इतनी दूर से इन राज्यों के ऊपर सीधे सीधे अधिकार नहीं रखा जा सकता, अतः इनको करद राजा बना देना ही उचित होगा, जो कि उसकी दूरदर्शिता थी। कुछ अन्य अभियान भी समुद्रगुप्त ने किए थे। समुद्रगुप्त की दिग्विजय में संभवतः कुछ और अभियान शामिल हैं, किंतु इस संबंध में निश्चय पूर्वक कुछ कहना कठिन है। फिर भी इतना तो स्पष्ट है कि पश्चिमी एवं उत्तरी पश्चिमी भारत के शक्तिशाली राजा समुद्रगुप्त का प्रभुत्व मानते थे, और जिनमें काठियावाड़ के शक और अफगानिस्तान के कुषाण भी सम्मिलित थे। सीमांत राज्यों की बात अगर हम करें तो सीमांत राज्यों पर भी जो अभी तक विदेशी शासकों के हाथ में थे, उन पर भी गुप्त सम्राटों का कुछ हद तक प्रभुत्व स्थापित हो गया था समुद्रगुप्त के समय में। प्रयाग प्रशस्ति में सुदूर सिंघल जिसे हम आजकल हम लोग जो है लंका के नाम से जानते हैं, तो सिंघल तथा अन्य द्वीपों का भी वर्णन हमें मिलता है अन्य द्वीपों में। अब जैसे, किंतु इनके साथ समुद्रगुप्त का क्या संबंध रहा होगा यह कहना बड़ा कठिन है। लंका के शासक मेघवर्ण के द्वारा समुद्रगुप्त के पास कीमती उपहारों के साथ एक शिष्टमंडल भेजा गया था, और बोध गया में सिंघली यात्री यानी श्रीलंका के यात्रियों के लिए एक बौद्ध विहार और विश्रामगृह बनाने की अनुमति मांगी गई थी। समुद्रगुप्त ने यह अनुमति सहर्ष प्रदान की थी और एक शानदार बौद्ध विहार का निर्माण कराया गया था। संभवतः समुद्रगुप्त के दरबारियों ने कीमती उपहारों का अर्थ यह समझ लिया हो कि श्रीलंका का जो शासक था वो समुद्रगुप्त को खिराज दे रहा था, और बौद्ध विहार बनाने की प्रार्थना को आवेदन पत्र समझ लिया गया हो। मतलब इस तरह की बात इतिहासकार कहते हैं, लेकिन यह बात बेबुनियाद है, यह बात ठीक नहीं है। तो क्योंकि बिना स्पष्ट प्रमाणों के जब तक हमारे पास कोई प्रमाण ना हो तब तक इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से समुद्रगुप्त के साम्राज्य के अंतर्गत कश्मीर, पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान, सिंध और गुजरात
को छोड़कर लगभग सारा उत्तर भारत आ गया था। एक बार फिर से मैं कह देता हूँ कि कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात, सिंध और गुजरात को छोड़ करके लगभग सारा उत्तर भारत उसके अधीन था। उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़, जो आजकल का छत्तीसगढ़ की उच्च भूमि, और उड़ीसा भी शामिल थे। दक्षिण में, सुदूर दक्षिण में कह लीजिए चिंगलपेट तक संभवतः, उससे भी आगे तक पूर्वी समुद्र तट से लगा हुआ जो इलाका था वो समुद्रगुप्त के साम्राज्य में शामिल था। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों पर समुद्रगुप्त सीधे शासन करता था। संभव है कि समुद्रगुप्त एक अखिल भारतीय साम्राज्य स्थापित करने की भावना से प्रेरित हुआ हो, किंतु शीघ्र ही उसे एहसास हो गया कि तत्काल सारा देश तो दूर, उसके अधिकांश भाग पर भी सीधे सीधे शासन करना संभव नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत ही, क्योंकि राज्य इतने दूर दूर थे कि उन पर सीधे अधिकार करना जो है वो बड़ा ही कठिन काम था। तो इसलिए अड़ोस पड़ोस के राज्यों का दमन करके उसने एक केंद्रीय राज्य कायम किया जिसका शासन सीधे उसके नियंत्रण में था, और जो दूरवर्ती राज्य थे उनको उसने करद राज्य बना करके छोड़ दिया। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरी विजय कर ली। अब प्रयाग प्रशस्ति की आलोचना भी इतिहासकारों ने की है। प्रयाग प्रशस्ति, उनका ये मानना है कि प्रयाग प्रशस्ति के पर आधारित समुद्रगुप्त की जो विजय हैं उन पर थोड़ा सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। समुद्रगुप्त के सैनिक अभियानों पर एक दूसरे दृष्टिकोण से भी विचार किया जाना चाहिए। उसके अभियानों से उत्तर भारत के जन प्रजातंत्रों की शक्ति नष्ट हो गई, जिसका घातक परिणाम आगे चल करके जो परवर्ती गुप्त सम्राट थे उनको झेलना पड़ा। जब उत्तर पश्चिमी भारत पर हूणों ने आक्रमण किया उस समय पंजाब, राजस्थान तथा गंगा घाटी के क्षेत्र के बचाव के लिए वहाँ के शासक जो थे वो प्रतिरोध करने की स्थिति में, यानी हूणों का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं रह गए थे। समुद्रगुप्त की विजयों के कारण वो कमज़ोर हो गए थे। तो गुप्तों और जन प्रजातंत्रों के बीच का जो संबंध था वो बहुत ही विचित्र था, बहुत ही विचित्र संबंध था। गुप्तों को इस बात का अभिमान था कि उनका संबंध लिच्छवियों से है, फिर भी उन्होंने पश्चिमी प्रजातंत्रों के ऊपर आक्रमण किया। और यह भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है कि पश्चिम पर बार बार आक्रमण के बावजूद प्रजातंत्रों की जो परंपरा थी वो शताब्दियों तक चलती रही, वो नष्ट नहीं हुई। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि समुद्रगुप्त में के बारे में बहुत सारे जो बड़े बड़े दावे किए गए हैं, तो उनको प्रामाणिक मानने में कुछ इतिहासकार जो है वो थोड़ा हिचकिचाते हैं। उनका ये कहना है कि समुद्रगुप्त के बारे में जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं उन पर हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जहाँ तक कुषाणों के साथ तो उसके संबंध का प्रश्न है, तो ये संबंध काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे। इसी तरह से श्रीलंका की अगर हम बात करें तो आगे चल कर के एक परवर्ती चीनी स्रोत में हमें एक साक्ष्य मिलता है, और जिसमें यह कहा गया है कि श्रीलंका के एक राजा ने कुछ उपहार भेज करके बौद्ध विहार बनाने की अनुमति मांगी थी बोध गया में। और तो इस बात का मतलब यह नहीं हुआ, इस तरह की बातें होती रहती थी। एक राजा दूसरे राजा से इस तरह के दूतमंडल भेज करके कभी कभी इस तरह की बातें करता था कि जिससे दोनों में अच्छे संबंध बने रहें। तो चूँकि श्रीलंका में बहुत सारी आबादी जो थी वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करती थी, तो वहाँ के राजा द्वारा बोध गया में बौद्ध विहार बनवाना और उसके लिए अनुमति मांगना कोई बड़ी बात नहीं थी। तो इसको इस तरह से नहीं कहना चाहिए कि श्रीलंका के जो शासक थे वो उसकी अधीनता स्वीकार करते थे।
तो संभवतः दूसरे जो विदेशी राजा थे उनके साथ भी उसके ऐसे ही संबंध हो सकते हैं। जैसे वो द्वीपों के निवासी कहा गया, द्वीपों के निवासी से तात्पर्य मालदीव और अंडमान और दक्षिण पूर्व एशिया इत्यादि से हो सकता है। तो इस तरह के हो सकता है कि भारत का उपनिवेश वहाँ पर स्थापित हो गया हो, फिर भी इसमें संदेह है, इसका कोई प्रमाण हमें नहीं मिलता है। लेकिन कुल मिलाकर के देखा जाए तो समुद्रगुप्त जो था वो अपने युग का एक महान सम्राट था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो यह हम ये कह सकते हैं कि समुद्रगुप्त के जो उत्तराधिकारी थे, समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि वो समुद्रगुप्त ने जो नींव रखी साम्राज्य विस्तार की, वो उसकी रखी नींव को और मजबूत करते और आगे बढ़ाते। तो साम्राज्य की स्थिति मजबूत बनाने के बाद केंद्र शासित प्रदेश पूरब और पश्चिम दोनों दिशाओं में धीरे धीरे बढ़ाया गया, जिससे समूचे उत्तर भारत में गुप्त सम्राटों का बोलबाला हो गया। गुप्त सम्राट जो है समूचे उत्तर भारत में शासन करने लगे। तो इस तरह से समुद्रगुप्त ने के विजयों पर हमने बातचीत की। अब हम थोड़ी बातचीत करें समुद्रगुप्त के व्यक्तित्व के ऊपर। समुद्रगुप्त का साम्राज्य, जैसे कि हमने उसके विजयों के बारे में पढ़ा, तो हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त का साम्राज्य अत्यधिक विशाल था और अनेक वर्षों के परिश्रम का, अनेक वर्षों के सामरिक अभियानों का परिणाम था इतना विशाल साम्राज्य। तो साम्राज्य की विशालता को देखते हुए हमारे हृदय में निश्चित रूप से समुद्रगुप्त की जो छवि बनती है, वह छवि एक महान सेनापति की बनती है और एक वीर योद्धा की छवि हमारे मन में बनती है। उत्तर भारत के 9 राज्यों का नामो निशान मिटा देने के लिए उसके अंदर निश्चित रूप से असाधारण प्रतिभा रही होगी, असाधारण क्षमता रही होगी, उसकी सैन्य शक्ति बहुत मजबूत रही होगी, उसके अंदर एक अभूतपूर्व रण कौशल रहा होगा, तभी उसे इस तरह की विजय मिली। इसी तरह से दक्षिण में और सुदूर दक्षिण में, केंद्र से इतने दूर प्रदेशों पर और इतने अज्ञात प्रदेशों पे जिनके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी, जिनके बारे में कुछ जानता नहीं था, इन स्थानों पर अभियान करना कोई आसान काम नहीं था। क्योंकि जिन स्थानों से हम परिचित होते हैं उन स्थानों पर जाना तो ठीक है, लेकिन जिन स्थानों से परिचित नहीं होते उन स्थानों पर जाकर के अभियान करना बहुत ही कठिन काम होता था। तो यह एक उच्च कोटि की नेतृत्व क्षमता और रण कौशल के द्वारा ही संभव हो सकता था कि उन स्थानों पर अधिकार किया जाए। तो समुद्रगुप्त के अंदर इस तरह की असाधारण प्रतिभा थी और यही कारण था कि उसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक इतनी बड़ी विजयें की। और संभवतः उसके पास जो उसकी सेना थी उसमें पैदल सेना, घुड़सवार सेना के अलावा हो सकता है उसके पास एक फौजी बेड़ा भी रहा हो, मतलब जो उसके पास एक जल सेना वगैरह भी रही हो, क्योंकि समुद्र के किनारों तक जो उसने अभियान किए थे, तो उनसे इस बात का अनुमान लगाना असंभव नहीं है। उसने अश्वमेध यज्ञ भी किए थे। समुद्रगुप्त से पहले अथवा बाद में किसी भी भारतीय शासक के लिए अपनी सार्वभौमिक सत्ता मनवाने के लिए इस परंपरागत अश्वमेध यज्ञ, जिसे हम अश्वमेध यज्ञ कहते हैं, का आयोजन का इतना अधिक औचित्य नहीं रहा। समुद्रगुप्त के बारे में विदेशी इतिहासकारों की राय अगर हम लें तो वी.ए. स्मिथ जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, जो कि उचित तो है, लेकिन अगर दोनों की तुलना की जाए तो हम देखते हैं कि नेपोलियन जो था वो 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में नेपोलियन ने अपने विजय अभियान किए थे
और उस समय तक स्थिति काफ़ी बदल चुकी थी, काफ़ी विज्ञान और प्रौद्योगिकी काफ़ी प्रगति कर चुकी थी। लेकिन अगर हम समुद्रगुप्त की बात करें तो समुद्रगुप्त ने एक ऐसे युग में अपने विजय अभियान किए थे जब कि उसके पास इतने अधिक संसाधन नहीं थे, तो इसलिए नेपोलियन की तुलना में वो कहीं अधिक महान था। साथ ही साथ अगर उसके राज्य की सीमाएं देखी जाएं तो नेपोलियन से कम नहीं थी उसके राज्य की सीमाएं। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि सेनापति एवं राजनेता के रूप में, दोनों ही रूपों में समुद्रगुप्त प्रखर प्रतिभाशाली था। समुद्रगुप्त में हृदय और मस्तिष्क दोनों के गुण थे। वह उसके बारे में कहा जा सकता है कि वो कलम का भी धनी था, तलवार का भी धनी था, और जीवन के जो शांतिपूर्ण क्रियाकलाप थे उनसे भी वह परिचित नहीं था समुद्रगुप्त। और तो समुद्रगुप्त जो था उसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। ये कहा जाता है कि वह एक महान कवि था और एक महान संगीतकार भी था। उसकी काव्य रचनाएं आजकल तो हमें प्राप्त नहीं हैं, लेकिन उसे कवि सम्राट की उपाधि मिली हुई थी, तो इससे लगता है कि वह कविताएं लिखता होगा। उसके सोने के कुछ सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, यानी वीणा वादन शैली के सिक्के कहे जाते हैं। तो निश्चित रूप से संगीत की उसे जानकारी रही होगी। बौद्ध अभिलेखों से भी हमें ज्ञात होता है कि एक गुप्त राजा जो था वो साहित्य का महान संरक्षक था और उसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबंधु को अपना मंत्री नियुक्त किया था। वसुबंधु संभवतः समुद्र के ही संरक्षण में था। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को साहित्य का संरक्षक कहा गया है। अभिलेख में समुद्रगुप्त की दानशीलता और समुद्रगुप्त की दयालुता की भूरी भूरी प्रशंसा की गई है। समुद्रगुप्त धार्मिक विधि विधानों या का पालन भी करता था और धार्मिक ग्रंथों में उसकी पूरी आस्था थी। वह सनातन ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था और उसने ब्राह्मणों को लाखों गायें दान में दी थी। कहा जाता है कि उसने अश्वमेध यज्ञ की परंपरा को पुनर्जीवित किया था। उसके राज्यकाल में ब्राह्मण धर्म की प्राचीन महिमा और प्रभाव को पुनर्जीवन मिला, जो अशोक के समय में क्षीण हो चला था। नव ब्राह्मणवाद का यह सिद्धांत कि राजा मानव के रूप में एक महान देवता होता है, वो प्रयाग प्रशस्ति में प्रतिफलित होते हुए दिखाई देता है। तो निस्संदेह समुद्रगुप्त का व्यक्तित्व असाधारण एवं अद्वितीय था और भारत के इतिहास में समुद्रगुप्त ने एक नए युग का समारंभ किया। इसलिए उसको जो उपाधि विक्रमांक उपाधि जो उसने धारण की थी वो बिल्कुल ही उचित थी, बिल्कुल ही सही थी। समुद्रगुप्त ने पुराण प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य के अनुसरण पर ऐसा किया होगा। उसके द्वारा बहुत सारे सिक्के जारी किए गए। उसके द्वारा जारी अनेकों प्रकार के जो सोने के सिक्के थे वो उसके जीवन और शासनकाल पर बहुत प्रकाश डालते हैं। सिक्कों पर जो उसकी आकृति उत्कीर्ण है तो उससे जो है हम उसकी छवि का अनुमान लगा सकते हैं। उसकी जो छवि है वो बहुत ही प्रभावशाली दिखाई पड़ती है। सिक्कों पर अंकित आकृति द्वारा जो है वो उसकी शक्ल सूरत का अनुमान लगाया जा सकता है, उसका अंदाजा किया जा सकता है और वह देखने पे लगता है कि वह बहुत ही लंबे कद का रहा होगा। उसकी देह जो थी वो बहुत ही पुष्ट दिखाई दी गई है, बहुत ही बलिष्ठ। सिक्कों में उसकी देह यष्टि जो है वो एक वीर की देह यष्टि से मिलती जुलती हैं। गठीली भुजाएं हैं, बलिष्ठ शरीर है, चौड़ी छाती है। तो इस तरह से देख करके सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि वह किस तरह का जो है एक महान योद्धा था। समुद्रगुप्त के सोने के सिक्कों की जो कारीगरी थी वो गुप्त कला की प्रगति की आश्चर्यजनक मिसाल है। इसलिए इस काल को क्लासिकल युग कहा जाता है, श्रेणी युग कहा जाता है, जो कि हर तरह से उचित है। प्राप्त सामग्री के आधार पर जो भी सामग्री हमें
उपलब्ध है गुप्त काल की, उसके आधार पर समुद्रगुप्त के बारे में कहा जा सकता है कि वह आने वाले युग की भौतिक एवं बौद्धिक शक्ति का प्रतीक था, जिसे अधिकांशतः उसने स्वयं रचा था। 5 शताब्दियों के राजनीतिक विघटन और विदेशी आधिपत्य के बाद भारत पुनः नैतिक, बौद्धिक और भौतिक प्रगति के शिखर पर पहुंच गया था। और इस तरह से हम यह कह सकते हैं कि आने वाला जो काल था, आने वाले जो कुछ वर्ष थे, वो निश्चित रूप से वो स्वर्ण युग था। और उस स्वर्ण युग की नींव अगर किसी व्यक्ति ने डाली थी तो उस नींव को डालने वाला समुद्रगुप्त था। तो उम्मीद है, बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।